हेलो दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग साइंस का कर रहे हैं भौतिकी, और आज भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग वेव है। और मैं अंतिम में बताऊंगा कि जो पराश्रय तरंग की जो क्रिया है हमारे मेडिकल में, जो अल्ट्रासाउंड होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। कि बहुतों का आप देखे होंगे, किसी के घर में ऐसा होगा कि अल्ट्रासाउंड किसी का किया गया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे कि उनका खुद का अल्ट्रासाउंड हुआ होगा। तो उन सभी में कैसे वो काम करता है, उन सभी के बारे में हम लोग अंतिम में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस तरंग से, भौतिकी के पाठ तरंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, उन सभी का एनालिसिस के साथ हम लोग करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे सारे डेट्स के साथ कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट में किस डिपार्टमेंटल से पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है, या आरआरबी जेई के द्वारा पूछा गया है, कौन से दिन में पूछा गया है, कौन से शिफ्ट में पूछा गया है। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उन सभी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पेज में वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम, पीरियड और वेव साइकिल, इतने ही टॉपिक से हम लोग सारा कुछ जानने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से ही हम लोग जानेंगे कि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वेवलेंथ, तो इसको क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। टाइम को समय, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं वेव साइकिल यानी तरंग चक्र जिसको कहते हैं, और पीरियड का मतलब है काल, समय, ठीक है। तो इन सभी के बारे में और एक दो पॉइंट है, वेग का यूज होगा, है ना, ध्वनि की गति का यूज होगा, आवृत्ति हम लोग देखेंगे, बहुत सारे प्रकाश तरंग है, ध्वनि तरंग है, कौन अनुप्रस्थ तरंग है, कौन अनुदैर्घ्य तरंग है, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक एक करके चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप जानते हैं कि आपने जितना भी आपको टाइम मिला, वो टाइम में आप सिलेबस कवर करने में लगा दिए हैं, और सिलेबस आपका कवर हो गया होगा जितना टाइम मिला है पढ़ने वालों बच्चों के लिए। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम डेट्स की वेट कर रहे हैं, उनसे तो होने वाले हैं नहीं। तो जो एग्जाम डेट्स देख रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जिसने अपना तैयारी कंप्लीट कर लिया है, उसको रिवीजन के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। और आप देख पा रहे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2016 में, 29/4/2016 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप जानते होंगे बैजानी हप्पी नाला, है ना, हिंदी वाले छात्र जो हैं वो जानते होंगे बैजानी हप्पी नाला। इससे क्या होता है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सभी जो है, ये सभी किसके कलर हैं? श्वेत प्रकाश के 7 कलर हैं जो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। तो इसमें से जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है उसका होता है किसका? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोग के लिए लगाया हूं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कि किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर जो जितनी दूरी यह तय करती है, पूरे कंपन के बाद यह जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए यहां से तरंगदैर्घ्य का परिभाषा आपको मिल रहा है कि एक कण जो है एक पूरा कंपन में जितना वह दूरी तय करेगी उसी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल की। और सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की।
यही क्वेश्चन आता है इससे, एक तो सबसे कम का और एक सबसे ज्यादा का। तो मैंने आपको बताया बैजानी हप्पी नाला, क्या बताया, बैजानी, ये सभी पढ़े होंगे, बैजानी हप्पी नाला। तो देखिए इसका सबसे कम होता है और इसका सबसे अधिक होता है। ऐसा नहीं कि आपको पूछ देगा कि किसका सबसे अधिक है, ऑप्शन वाइज। अब अगर ऑप्शन में ये रहता नीला, हरा, पीला और नारंगी और पूछता कि सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य है, तब आप क्या कहते। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, बैजानी हप्पी नाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीला का जो होगा वो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां पे आप डी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। अभी आपको मैंने पहले ही थंबनेल में दिखाया कि तरंग के लिए क्या क्या जरूरी है। तरंग दैर्घ्य जरूरी है, आयाम जरूरी है, आकृति जरूरी है। तो जरूरी क्या नहीं है, माध्यम। क्या जरूरी नहीं है, माध्यम। आप बोलेंगे सर ध्वनि तरंग को तो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वो तरंग का एक प्रकार है। आप जानते होंगे कि वह तरंग का प्रकार है, और प्रकाश भी एक तरह का तरंग है जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को याद रखना है कि तरंग की विशेषता जो है वो माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति और तरंग जो है वो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसी से हम इन सबकी गणना करते हैं। जैसे आप देखें अभी तरंग दैर्घ्य का परिभाषा, आगे हम लोग आयाम की परिभाषा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ परिभाषा करेंगे तो काफी मजा आएगा। आप देख रहे होंगे ये आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 में पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि तरंग वेव की आकृति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति जो है यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर बढ़ती है तो इस तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है। बोल रहा है अगर किसी की आवृत्ति बढ़ेगी तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा। तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा, इस बात को जानने के लिए वो क्या होता है, वह घट जाता है। क्या होता है, जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, तरंग वेग इज इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यह चीज आप जानते होंगे, है ना। तो यहां पर जब हम दो रिलेशन लाएंगे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में, तो आप देखते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति बराबर हो जाएगा वेग यानी तरंग का वेग बटा तरंग दैर्घ्य। यानी ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसीलिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है वो घट जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वेवलेंथ घटती है, इस बात को याद रखना है। उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचरण की दिशा में क्या कंपन करते हैं। अब बोल रहा है अनुदैर्घ्य तरंग जो है, जो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं उनके कंपन में, अनुदैर्घ्य तरंग के कण जो होते हैं संचरण की दिशा में कैसे कंपन करते हैं, इस बात के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार और समानांतर, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो समानांतर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, समानांतर। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं बता दूं कि अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो कैसा कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। वही अनुप्रस्थ तरंग रहेगा तो लंबवत कंपन करेगा। इस बात को हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ से संचरण की दिशा के समांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, वो क्या करते हैं, एक कण जो है वो अपने आगे वाले कण को टक्कर मारता है, उसमें भी कंपन उत्पन्न करता है। इस तरीके से वो फिर अपने आगे वाला, वो फिर अपने आगे वाला, यानी वो अपने स्थान पर नियमित रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सिर्फ कंपन करते हैं, और कंपन के माध्यम से अपने आगे वाले कण को क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, और वो क्या होता है, वो आगे पीछे होते रहते हैं। जिसे अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वो ध्वनि तरंग जिसे कहते हैं। कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह की तरंग में कंपन
तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करता है। देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जो आप अभी पढ़े, सेम टू सेम क्वेश्चन। और मैं आप लोग को बता दूं वह क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ग्रुप डी में। वो क्वेश्चन किस में पूछा गया है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। और जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो जेई का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है। जेई आप जान रहे हैं, या तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन का भाषा अलग होता है, क्वेश्चन वही रहता है। अब जेई और ग्रुप डी का कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में ही इसके अगर लेवल के अनुसार देखा जाए तो क्वेश्चन दोनों में सेम है। सिर्फ लेवल आपको हाई लगेगा कि नहीं जेई है, तो वैसा कोई बात नहीं है, सब में एक ही पद। देखिए साइंस क्या है, वो तो फिक्स है, उसमें नया क्वेश्चन कहां से बनेगा? मैथ का रहे तो डिजिट चेंज करके नया क्वेश्चन बना दिया जाए, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बता पाएंगे कि किस तरंग, कौन सा ऐसा तरंग है जिसका कंपन जो होता है वो समांतर होता है। तो कौन सा होता है आप जानते हैं? कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है सर। तो अनुदैर्ध्य तरंग यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरलीकरण। अब विरलीकरण जो है वो होता है, अब कहां होता है? जहां हवा का दाब होता है। तो कैसा दाब होता है? उच्च होता है, निम्न होता है? किस प्रकार का हवा का दाब जो होता है वहां पर विरलीकरण होता है? तो मैं आपको बता दूं, जहां पर हवा का दाब निम्न होगा यानी कम होगा, वहीं पर विरलीकरण यानी रेयर मीडियम, है ना, रेयर मीडियम वहां पर क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि विरलीकरण जो है वो हवा की दाब निम्न होने पर उत्पन्न होती है। देख पा रहे होंगे कि जहां पर हवा का दाब निम्न होता है वहां पर विरलीकरण, तथा जहां पर हवा का दाब उच्च होता है वहां पर संघनता यानी संघनन, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम आप जैसे जानते हैं, है ना। हवा का दाब विरलीकरण जो रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, आप बहुत सारे ये में पढ़े होंगे, प्रकाश में ही पढ़े होंगे कि रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो वो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग है। तो उसी का जो यहाँ पर परिभाषा दिया गया है कि हवा का दाब कैसा होता है जो रेयर मीडियम प्रोड्यूस होता है, और हवा का दाब कैसा होता है जिसमें डेंसर मीडियम प्रोड्यूस होता है। तो हवा का दाब जब निम्न होगा तब रेयर मीडियम यानी विरलीकरण, और जब हवा का दाब जो उच्च होगा तब सघनता यानी डेंसर मीडियम प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हवा का दाब निम्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब। अब देखिए यहां पर भी बोल रहा है कि संपीड़न कहां पर संभव है। संपीड़न कहां पर संभव है? तो संपीड़न से आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि संपीड़न का मतलब है सघनता। संपीड़न का मतलब क्या है? सघनता, यानी सघनता ही क्या है? संपीड़न है। तो सघनता कहां उत्पन्न होता है? वायु दाब कैसा होना चाहिए? निम्न की उच्च। तो आप जानते हैं सर, आप अभी बताएं कि उच्च होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि उच्च अगर वायु दाब होगा तो आप वहां पर कह पाएंगे कि सघनता या संपीड़नता का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन डी जो होगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते रहिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक, डिफिनेशन, उसका कारण दिया हुआ रहता है, जिससे आपको एडिशनल जानकारी भी मिलती रहेगी। और ये सब पाने के लिए आपको हमारे पीडीएफ की आवश्यकता होगी, और आपको मेरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। अब कोई विस्फोट हुआ, अब समुद्र के तल में लहर बनी, तो उसको जापानी भाषा में क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब सुनामी जो है सर वो किस तरह का वेव है? सुनामी जो है वो किस तरह का वेव है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 18 में बहुत ही हैवी क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे, आपको यही चीज जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है बार बार यही सब रिपीटेड होते हैं। और क्वेश्चन वो लाएंगे कहां से? जितने भी टीचर है क्वेश्चन लाएंगे कहां से? जितना क्वेश्चन बनना है एक टॉपिक में उतना ही क्वेश्चन तो करना है। ठीक है, इसीलिए मैं टॉपिक को छोटे छोटे करके 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, आप देखे होंगे यांत्रिकी में मैंने लगभग 10 से 12 क्लास लिया। अगर पढ़ाया जाए तो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उन सभी को मैंने डिटेल से एनालिसिस किया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिटेल्स को, मतलब कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो सारे चीजें देख लें। तो आप देख रहे हैं, पूछ रहा है कि किसी विस्फोट में, जो किसी विस्फोट, कहीं पर जो विस्फोट होता है कहां पर? समुद्र तल में,
और वहां पूछा जा रहा है कि समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो है वह कैसी तरंग होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वो कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कि किसी विस्फोट के कारण जो समुद्र तल पर बनने वाली लहरें होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंग होती है। इस बात को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, देखिए मैंने डिटेल्स में दे रखा है आपको इस बात के लिए। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग के लिए पीडीएफ जरूरी है, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। देखिए क्या कह रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंग है जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की गति की दिशा में होता है। यानी माध्यम चाहिए उसके लिए। किसके लिए माध्यम चाहिए? अनुदैर्घ्य तरंग के लिए। जबकि अगर अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे हैं? तो वायु में ध्वनि तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग है, और वह बिना माध्यम का गति नहीं करता है। आप जानते होंगे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष में आवाज सुनाई नहीं देता है, तो उसका कारण क्या है? माध्यम। क्या कारण है? माध्यम। ठीक है। इसी प्रकार देखिए एडिशनल भी दिया हुआ, इसी प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगे भी क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है। देखिए अब एक चीज हम लोग देखें कि विस्फोट से समुद्र के तल पे, अब उसके बाद भी आपको एडिशनल जानकारी क्या मिला कि उसकी सतह पर बनने वाली लहरें, भूकंप और भूकंप जो होता है वो किस प्रकार का होता है, कौन सा तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये सभी जानकारी आपको यहां से मिलती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग आपको मालूम है जिसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंग है वह निर्यात में भी गति करती है। वह निर्यात में भी गति करती है, मतलब जहां हवा भी नहीं होता वहां भी अनुप्रस्थ तरंगे गति करती है। तो आपको मालूम होगा प्रकाश तरंग तो गति करती है, प्रकाश तरंग जो है वो गति करती है, रेडियो तरंग भी करती है, विद्युत चुंबक तरंग भी करती है, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं करती सर। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी 5 क्वेश्चन में यह बताया कि ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह बिना माध्यम के कहीं भी गति नहीं कर सकती। तो यहां पर कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगा? ध्वनि तरंग नहीं होगा। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा जानकारी आपको दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है? तरंग जो कण है उसके लंबवत होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जिसका कण समांतर होता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे आदि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो संचरण के लिए किस तरह से गति करते हैं? लंबवत दिशा में गति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है? अब बोल रहा है निम्न में से कौन जो ऐसा है तरंग जिसमें संपीड़न भी है। संपीड़न का मतलब होता है बाबू दबना, और विरलन का मतलब होता है फैलना, है ना। तो इस बात को समझना है। संपीड़न का मतलब होता है कि वो सट के जाएगा, और विरलन का मतलब है वह दूर होगा, है ना। कण जैसे इसको ये ऐसे है तो एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, तो जब इसके साथ आएगा तो ये संपीड़न बनाएगा, और जब ये दूर जाएगा तो विरलन बनाएगा। तो इसी को कहते हैं संपीड़न और विरलन। तो ये कैसा गति कर रहा है? नहीं सर, समांतर गति कर रहा है। संपीड़न विरलन कब होगा? जब तरंग समांतर गति करेगा, और जब समांतर गति करेगा तब प्रकाश तरंग होगा? नहीं सर। विद्युत चरम तरंग होगा? नहीं सर। अनुप्रस्थ तरंग होगा? नहीं सर। तो क्या तरंग होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होगा जब समांतर होगा। अगर वो पूछता यहां पर कौन से तरंग में संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, तब हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग सर, विद्युत चुंबक की तरंग सर, प्रकाश तरंग सर। तो ये सभी जो है आपको एक एक कॉन्सेप्ट, देखिए एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहां से पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक न्यूमेरिकल आधार पर आपको यह प्रश्न मिल रहा है कि यदि क्या कह रहा है, यदि
एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, जिसकी आवृत्ति दिया हुआ है और गति दिया हुआ है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला बताया है, जिस फॉर्मूला से आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा यह क्वेश्चन, कि सर आपको बोल दे रहा है कि आवृत्ति दे ही दिया है, ये देखिए आवृत्ति दे ही दिया है, गति दे दिया है और तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो आप जानते हैं अभी हम लोगों ने देखा तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो वेग हमको मिला हुआ है कितना 380 मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति हमको मिला हुआ है 840 हर्ट्ज और हमको तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो यहां से देखिए हम लोग कैंसल आउट करेंगे और इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालें, देखिए 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा 38/84 तरंग दैर्घ्य बराबर, और ये आपको देगा 0.45। देखिए एक ही 0 पॉइंट में है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा 0.45। तो देखिए वेग को किससे जो होता है हम लोग डिनोट करते हैं, गति को हम लोग किससे डिनोट करते हैं v से, आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं n से यानी न्यू से, और तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से, किससे लैम्डा से डिनोट करते हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। अभी मैंने कहा कि तरंग लंबाई जो है वह किससे दर्शाया जाता है, गामा से, लैम्डा से, बीटा से या अल्फा से। तो आपको मैं बता दूं किससे दिखाया जाता है, लैम्डा से, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने एक दो डिफिनेशन दे रखा है, आप इस डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, आपको बहुत ही सहायता मिलेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। अब कौन सा ऐसा एक मात्रा है जिसमें क्या होता है कि एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता, कि हम नहीं बता सकते वो किस प्रकार की तरंग है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ऊंचाई। तरंग दैर्घ्य तो होता है सर, तरंग होता है, आवृत्ति होता है, तो क्या नहीं, ऊंचाई नहीं है सर। ऊंचाई जो है वो नहीं बता सकती कि यह किस प्रकार का तरंग है, तरंग की प्रकृति क्या है, यह अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, किस प्रकार की है, ये सभी। तो देखिए कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पर दे रख दिए कि किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसे वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम। ये सभी पॉइंट है, इन सभी से पता लगाया जा सकता है कि तरंग किस प्रकृति का है, वो अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, किस प्रकार की प्रकृति का है, ये सभी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है कि ध्वनि तरंग जो है वो 339 यानी 339 की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखिए वही क्वेश्चन कि गति बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, ठीक है। बस इसका यूनिट आपको जो है वो सुटेबल करना है। तो ध्वनि तरंग दिया हुआ है, तो ध्वनि तरंग कहने का मतलब क्या है, गति, गति दिया है, यानी भी दिया है, भी कितना दिया है 339 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। आपको तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, लैम्डा, क्या दिया हुआ है, लैम्डा। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमको मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोग मीटर का यूनिट से सॉल्व करेंगे। तो मीटर में जब इसको चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड देना होगा, 100 से डिवाइड देना होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 15/1000, क्या हो जाएगा 15/1000। अब हम लोग निकालेंगे क्या, आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है v/लैम्डा, यानी गति बटा तरंग दैर्घ्य, है ना। तो इस बात को समझ रहे होंगे आप, यानी 339/15 × 1000। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 22600 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। तो 22600 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख रहे एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज हुआ है,
आगे और फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन एक ही फॉर्मूला से देखिए अभी 3 क्वेश्चन पूछा गया और ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 2018 का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि तरंग की गति अगर 700 मीटर पर सेकेंड है और ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर टाइम पूछा, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो आप मैथ में लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला सर? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, चाल दे रखा है, दूरी दे रखा है, आपको समय निकालना है। तो दूरी 7 किलोमीटर दे रखा है तो हमको मीटर में चाहिए, तो 7 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 7000, और चाल दे रखा है 70 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हो जाएगा सर ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 सेकेंड 700 दे रखा है ना, 700 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर 10 सेकेंड होगा क्या समय? कितना होगा? 10 सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोस्त कि मैथ जो है, यानी कहते हैं ना कि बैकबोन ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? मैथ को। मैथ जो है वह साइंस के रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, साइंस बिना मैथ के खड़ा नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ाती है, किससे बढ़ती है? ये चीज पूछ रहा है कि अगर रेडियो द्वारा उत्पत्ति ध्वनि जो है उससे बढ़ती है, यानी क्या बढ़ती है? आयाम बढ़ने, तरंगदैर्घ्य बढ़ने की, आवृत्ति बढ़ने की, या पिच बढ़ने की? तो यहाँ पर क्या होगा? आयाम बढ़ने की। पिच ध्वनि है, पिच आप जानते होंगे आवाज जो होता है, जिसके पतले होते हैं आवाज या मोटे होते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? पिच पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे कोई ये नहीं था, ये देखिए 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है, इसको कॉन्सेप्चुअली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है? तरंग भी है, चाल भी है, आयाम भी है, तरंगदैर्घ्य भी है और आवृत्ति भी है। इन सभी को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को कहा जाता है तरंग की विशेषताएं। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन में किए कि तरंग की प्रकृति कौन बताता है, तो यही सब बताता है सर। आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ये सभी बताते हैं कि वह तरंग की विशेषता क्या है। तो इन सभी को क्या कहते हैं? तरंग की विशेषता कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं बहुत कुछ दे रखा हूं, आप अगर ये पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड आने वाले सारे क्वेश्चन आपके, देखिए टेट के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ग्रुप डी मैंने इसीलिए चुना साइंस के लिए क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का वेटेज अधिक होता है। ये आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार उसमें पूछा जाना है, तो 23 to 27 क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति किसमें प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है ना, कि आवृत्ति किसके द्वारा? तो आवृत्ति जो है सर वो एक क्या है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितनी कंपन चक्कर पूरा करती है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसे दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एन का यूज करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है आप जानते हैं? इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। मैं आप लोग को बता चुका हूं इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और देखिए मात्रक ही पूछा गया है, तो मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति बराबर आप जान रहे होंगे 1/t। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/t, ω/2π। ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। अब उच्च घनत्व है, आपको मैं बता दूं विरलन, संपीड़न, अनुवाद, दोलन, ये सभी क्या है हम बताए थे। जिसमें सामने सामने होता है उसको क्या कहते हैं, और जिसमें दूर दूर में होता है उसको क्या कहते हैं? तो दूर दूर में जो होता है उसको विरलन कहते हैं, और जो सामने सामने में जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसको संपीड़न कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट मेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। संपीड़न का समझ रहे? दबाना। दबाना, गैस का सिलेंडर में गैस कैसे भरा जाता है? संपीड़न के माध्यम से भरा जाता है। ठीक है, आप घर में गैस यूज करते हैं तो उसमें गैस को कैसे भरा जाता है? संपीड़न के माध्यम से भरा जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल और आया कि एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर किस्ट
और तरंग गर्त यानी गड्ढा उत्पन्न, गर्त मतलब ये वाला, ठीक है, उत्पन्न करता है तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। ठीक है, आवृत्ति ज्ञात करने बोला यानी कंपन प्रति सेकंड क्या होगा वो चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा? आवृत्ति यानी आपका दिया हुआ है कंपन, दिया हुआ है 20, कंपन जो दिया हुआ है, कंपन की संख्या 20 दी हुई है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 0.4 सेकेंड, आपसे एन पूछा जा रहा है तो 20 0.4 तो इसका हर्ट्ज क्या होगा 50 हर्ट्ज, यानी 4 सेकेंड 0.4 सेकेंड में वह 20 बार कंपन करती है तो 1 सेकेंड में वह कितने बार कंपन करेगी तो 50 हर्ट्ज, यानी 50 कंपन वह करेगी। यानी कंपन प्रति सेकेंड उसी को आवृत्ति कहते हैं दोस्तों। तो कंपन प्रति सेकेंड क्या होगा आवृत्ति कहलाता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसीलिए पीडीएफ आपके लिए जरूरी है। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, बहुत जल्द एक्समार्ट एकेडमी का ऐप आने वाला है, आपको उस ऐप से भी सारी जानकारी मिलती रहेगी, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ वहां पर मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगी, सारे कुछ मिलेगी उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है। अब गहराई जो है उसको क्या कहा जाता है, तो मैं आपको अगर थंबनेल दिखाना चाहूंगा, आप थंबनेल देखे होंगे तो वहां पर आपको दिखा होगा एक आयाम, क्या दिखा होगा आयाम। आयाम वहां पर तो नहीं लिखा हुआ था, वहां पे इंग्लिश से लिखा हुआ था, तो इंग्लिश से जैसा कि अगर आपको जानकारी होगा तो आयाम को क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो उसके गर्त को क्या कहा जाता है आयाम कहा जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। अब पूरा करने में जो लगने वाला समय है उसको क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे ना, आवृत्ति कहेंगे ना। अरे काल से ही समय का पता चल रहा है, समय को क्या कहेंगे तरंग का समय काल कहेंगे, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कि किसी भी माध्यम के कण द्वारा जो एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है ना, लगने वाला जो समय होता है उस समय को उस तरंग का क्या कहते हैं पता है आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं आवर्त काल कहते हैं, और इसी आवर्त काल को समय काल भी कहा जाता है। तरंग का समय काल या फिर आवर्त काल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात के लिए। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज होते हैं तो पीडीएफ में आपको ये जानकारी मिल जाएगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है कि 500 मीटर पर सेकेंड की चाल से यातना करने वाली जो तरंग की आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल होगा। अब देखिए समय अंतराल पूछ दिया, आवर्त काल पूछ दिया, तरंग का जो समय काल है वो पूछ दिया है। तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला और यहाँ पर क्रिएट होता है, कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए कि आवर्त काल बराबर आवर्त काल बराबर 1 बटा आवृत्ति होता है। क्या होता है 1 बटा आवृत्ति। 1 बटा आवृत्ति को ही क्या कहते हैं आवर्त काल कहते हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर 500 मीटर पर सेकेंड जो दिया हो इसका उसका कोई काम नहीं है इस जगह पे, वो आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है। तो 1 बटा आवृत्ति मतलब 1 बटा 20, 1 बटा 20 का मतलब है 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं 1/20 का मतलब है 20, किसको डिवाइड करना है 1 को, तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 1 0 आएगा, डिवाइड जाएगा नहीं, फिर 1 0 देंगे तब यहाँ 0 आएगा। आप देखेंगे 20 25 में 100, यानी 0.05 ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंफ्रारेड किरणें जो होती है वो क्या है। इंफ्रारेड किरणें जो हैं वो क्या है इस बात को समझना है। तो इंफ्रारेड जो किरणें हैं उसे क्या कहते हैं मैं आप लोग को बता दूं, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। इसमें बहुत अच्छा डिफिनेशन मैंने ऐड किया है ना, कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता, ठीक है, विद्युत चुंबक तरंगे कहलाती है। अवरक्त किरणें विद्युत चुंबक तरंगे होती है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको
पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाना है। चलिए हम लोग लास्ट की ओर चलते हैं। यह हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबक तरंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है। अब बोला इसमें जो है कौन सा ऐसा विद्युत चुंबक की तरंग है जिसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है। मैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सारे का तरंग धैर्य दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं यहां में से सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का होता है। किसका होता है, गामा किरण का होता है। कितना होता है सर, 10⁻42 10⁻10 मीटर होता है। और इसका खोज जो है वो किसने किया था, बेकुरल ने। किसने किया था, बेकुरल ने किया था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारा डाटा दिया हुआ है, खोजकर्ता कौन है और इसका आवृत्ति क्या है, वो सभी चीज यहाँ पर दिया हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है। अब बोल रहा है प्रति आवृत्ति, प्रति समय जो है यानी प्रति सेकंड कंपन। दोलन का मतलब क्या, प्रति सेकंड कंपन किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग भूख भूख के मेरा गला दर्द करने लगा कि प्रति सेकंड कंपन जो होता है वो आवृत्ति होता है, इसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, इस चीज को आप क्लियर कर पाएंगे कि किसी ध्वनि के तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को उस ध्वनि तरंग का आवृत्ति कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपको मैं बताया था पहले ही, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम, पीरियड, वेव साइकिल से ही सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे एक्स स्मार्ट अकेडमी ऑफिशियल और आपको वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले, वहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है, आप वहां से क्विक रिविजन कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।